ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, दिस इज डॉक्टर नीलकमल। ठीक है, थर्ड वीडियो में गुड मॉर्निंग। चलो इट्स नेवर माइंड, चलता है बेटा। ठीक है, जब उठो तभी सवेरा, है ना भाई। मेरा मन किया बच्चों को विश करने का तो मैंने विश कर दिया भाई। ठीक है, मेरे बच्चे, ठीक है, और मैं तुम्हारा टीचर भैया, हमारा आपस का जो मर्जी रिलेशनशिप है ना भाई। जय माता दी, खुश रहो बच्चों। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फर्दर। ठीक है बेटा, तो अब हमने ना बेटा ये देखना है कि बेंड तो होती है लाइट, ठीक है, चाहे टुवर्ड्स नॉर्मल हो चाहे अवे नॉर्मल हो, तो कितना मेरे भाई। फॉर एग्जांपल एयर से ग्लास में जाती है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। एयर से ऑयल में जाती है, ठीक है, एयर से वाटर में जाती है, एयर से ग्लास में जाती है, तो क्या इक्वल अमाउंट से बेंड होती है, अलग अलग अमाउंट से बेंड होती है? यस, अलग अलग अमाउंट से बेंड होती है। बेंडिंग, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग इज नेवर इक्वल। वो मीडियम पे डिपेंड करता है, और मीडियम की किस चीज पे डिपेंड करता है? यस, ऑप्टिकल डेंसिटी पे। और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या करती है? स्पीड ऑफ लाइट को चेंज, रिफ्रैक्शन होता ही क्यों है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। बेसिक तो वही है, ठीक है, कि अगर स्पीड ऑफ लाइट की किसी मीडियम ने, आपको पता है ऑयल इज मोर डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, तो ऑयल लाइट की स्पीड को ज्यादा कम कर देता है, तो बेंडिंग ऑयल में यस ज्यादा होगी, क्योंकि क्लोज टू द, समझ रहे हो, वही नॉर्मल इमेजिन करके क्लोज टू द नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल इमेजिन किया, लाइट ऐसे आ रही है, वो क्लोज टू द नॉर्मल ऐसे बेंड होगी। ठीक है बेटा, ठीक है, ऐसे जा रही थी तो नॉर्मल के क्लोज बेंड होगी। तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं कि इंडिकेशन चाहिए मुझे, एक कोई पैरामीटर चाहिए कि जो मुझे एक्सटेंड ऑफ बेंडिंग बता सके। ठीक है बेटा, तो उसी के लिए हमारे पास होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है, एक इंडिकेशन देता है, एक आइडिया देता है कि भैया बेंडिंग कितनी होगी। ठीक है बेटा, और वो उसके लिए हमारे को सबसे पहले हेल्प करता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब हम किसी भी मीडियम में लाइट एंटर कर रही है, उसका कंपैरिजन स्पीड ऑफ लाइट के किसके साथ करते हैं? एयर की स्पीड के साथ करते हैं। तो बेटा उसको रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से, which is equal to speed of light in air to the speed of light in medium। वो मीडियम कोई भी हो सकता है, ऑयल, वाटर, ग्लास, डायमंड, जो मर्जी हो सकता है। एनसीईआरटी पूरी लिस्ट दे रखी है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, एब्सोल्यूट वाले की। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। दैट मींस ये रेशियो है बेटा। सबसे पहले तो मेरे को बताइए यूनिट क्या होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? बोलो। यस, नो यूनिट। क्यों? रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी। अगर 9th में आप मेरे साथ थे तो मैंने आपको बताया होगा, जैसे हमने रिलेटिव डेंसिटी में निकालते होते हैं, रिलेटिव डेंसिटी की भी कोई यूनिट नहीं होती। रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी बेटा हमेशा याद रखना। ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मीटर पर सेकंड से ऊपर नीचे से कट जाएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर को हम बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? c से, और मीडियम में हम किस स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं? v से। अगर मीडियम ग्लास हुआ तो अब यहां पर vg लगा देना, वाटर हुआ तो v के पैर में थोड़ा सा w फिट कर देना, वो वाटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, डायमंड हुआ तो d फिट कर देना। तो अभी के लिए कोई मीडियम मैंने स्पेसिफाई नहीं किया तो v रखता हूं। तो बेटा n इक्वल्स टू c बाय v। तो बेटा डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा डेफिनेशन क्या होगी? सिंपल बात है, इट इज द रेशियो ऑफ, इसी चीज को डेफिनेशन में कन्वर्ट कर, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, दोबारा बोलता हूं, नोट कर लो फटाफट, नहीं तो वीडियो पीछे करके इसको आप, ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, वो हो जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नो यूनिट। अब मुझे बताइए बेटा, एक हैशटैग मैंने आपके लिए बनाया है, क्या ये सही बनाया या गलत बनाया? कि n की वैल्यू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। ये सही है या गलत है? यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटा c की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मैक्सिमम है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। अगर बेटा डिवीजन हो रहा है, अगर ऊपर वाली क्वांटिटी की स्पीड जो वैल्यू है नीचे वाली से हमेशा ज्यादा रहेगी, तो रेशियो हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन 1। बेटा याद रखना, ठीक है। और अगर फिर दूसरा हैशटैग, ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3? इसका क्या मतलब है? उसको भी बेटा यहीं से उठा के कर दो, क्योंकि आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है, तो यानी कि बेटा यही तो दे रखा है, c बाय v की वैल्यू तो दे रखी है 4/3। ठीक है ना, तो आप बोल दो, इट मींस दैट रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू एयर, ठीक है,
टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दैट इज टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 4/3। सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा, सिंपल। इसको रेशो के टर्म में, ठीक है, वीडियो को रिपीट करके पीछे करके आप इसको दोबारा सुन सकते हो, ठीक है। तो उसी टर्म्स में आप इसको एक्सप्लेन कर देना, और यहीं से हमें क्वेश्चन भी और न्यूमेरिकल सॉल्व करने मिल जाते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वाटर दे देते हैं, वो बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बताओ, तो भैया 4/3 इक्वल्स टू c/v। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, c की वैल्यू हमें पता होती है या गिवन होगी 3 × 10⁸, तो यहाँ वैल्यू रख के बेटा v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते? बिल्कुल आराम से कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर c की वैल्यू रख के आप निकाल सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके आप कर लेना, ठीक है। चलिए अब बेटा दूसरी बात करते हैं। अगर ये हुआ, अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है लाइट, तब क्या होगा? अब एयर नहीं है, कोई मीडियम 1 है 2 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाहर मीडियम ग्लास है और अंदर मीडियम वाटर है, ठीक है बेटा। ग्लास से वाटर में एंटर, वाटर से ग्लास में, ग्लास से वाटर, कुछ भी हो सकता है, बट एयर नहीं है। अब ये दोनों ही मीडियम ग्लास और वाटर है, ठीक है बेटा। अब एयर से कंपैरिजन नहीं कर रहे, जब एयर से कंपैरिजन नहीं करते स्पीड ऑफ लाइट का, ठीक है बेटा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर इसके आगे एब्सोल्यूट टर्म हटके क्या आ जाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। और उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? उसको भी n से रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसको हम 2, 1 ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या लिखते हैं? इसमें लाइट कहां से आ रही है? 1 से, और किस में एंटर कर रही है? 2 में। तो बेटा मीडियम 2 का निकलता है 1 में, जिसमें एंटर कर रही है लाइट। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकलता है जिस मीडियम में, इनटू दैट मीडियम, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम एंड इनटू, तो इनटू वाली की निकलेगी। इट इज एंटरिंग फ्रॉम ग्लास इनटू वाटर, गॉट द पॉइंट। तो बेटा इट इज नथिंग बट, आपको समझ में आ जाएगा, ये मैंने यहां लिख रखा है n1, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और यहां लिख रखा है n2, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ये दोनों के एब्सोल्यूट मुझे पता है, और बट मुझे रिलेटिव निकालना है जब मीडियम 2 में एंटर कर रही है लाइट 1 से। तो इसको मैं n21 लिखता हूं। इसको पढ़ते कैसे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये मीडियम 2 का है विद रिस्पेक्ट टू 1। बेटा इसको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा होता है 2, 1, तो डजंट मैटर, ठीक है। इसका मतलब यही है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो बेटा अगर दोनों के एब्सोल्यूट पता हो हमें, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? ठीक है, फॉर्मूले सबके साथ के साथ नोट करते जाना। इसका फॉर्मूला हो जाता है बेटा n2/n1, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ठीक है, मीडियम 2 का है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, मीडियम 1 का है। अगर एब्सोल्यूट दोनों के पता हो तो 2 ऊपर आएगा और 1 नीचे, क्योंकि आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का निकाल रहे हो, ठीक है बेटा। तो n2/n1 आ जाता है, ठीक है बेटा। तो अब आपको ये समझ में आ गया ये फॉर्मूला कि n2/n1 है। तो बेटा मुझे सिंपल सी बात बताओ, क्या मैं n2 एब्सोल्यूट की वैल्यू ये लिख सकता हूं? यहां पे नहीं लिख सकता कि c/v2 लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है एब्सोल्यूट की वैल्यू होती क्या? c/v2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज इक्वल टू c/v2, ठीक है। एब्सोल्यूट वाला अभी हमने पढ़ा था, और इसको लिख सकता हूं c/v1 लिख सकता हूं। और बेटा आपको पता है ऊपर से c से c कट जाएगा, v1 उठ के ऊपर और v2 उठ के नीचे, तो बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? v1/v2। ये बेटा दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाता है। एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये हो जाता है। कई बार क्वेश्चन में यही पूछ लेता है वो कि भैया 3 फॉर्मूले बता दो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ठीक है। एब्सोल्यूट का तो एक ही होता है, रिलेटिव के 3 बता दो, तो रिलेटिव की भैया देख लेना n2/n1, और दूसरा हो जाता है v1/v2। नोट करने वाला पॉइंट क्या है बेटा? अगर मुझे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना देके स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 दे रखा है, ये n1 n2 ना देके मुझे उन्होंने दे रखा है v1 और v2, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो फॉर्मूला मेरा क्या बन जाता है? v1/v2। ये एक फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला। इसको बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। बनाने का तरीका आपको आना भी चाहिए, वैसे आप याद भी कर सकते हो, सिंपल स्ट्रेट अवे। तो बेटा 2 का निकल रहा है, और स्पीड कहां आ रही है? 2 की नीचे आ रही है, और आनी भी चाहिए। एब्सोल्यूट में भी तो यही करते थे भैया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हम फॉर एग्जांपल डायमंड निकाले तो बेटा c/vd नहीं लिखता क्या? मैं नहीं लिखता, यही तो लिखता हूं। तो c/vd, तो जिसकी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, उस मीडियम में लाइट की स्पीड कहां आती है?
नीचे तो आती है उस मीडियम में लाइट की स्पीड, ठीक है। तो बेटा मीडियम 2 का निकल रहा है तो v2 नीचे v1 ऊपर, बट अगर एब्सोल्यूट दिए हो तो बेटा एब्सोल्यूट ऊपर ही आता है, n2 ऊपर आएगा, n1 नीचे आएगा। ये नोट करने वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर वेलोसिटीज दी हो तो v1 अपॉन v2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला है। तो सिमिलरली बेटा अगर मैं सिमिलरली n आपसे 1 2 लिखवाऊं तो मेरे को बताओ, इसको मैं n21, अब क्या आएगा, स्पीड की टर्म में निकालना हो तो दोनों में स्पीड दे रखी है, ये v1 v2। अब यस v2 ऊपर और v1 नीचे, ठीक है नहीं। सिमिलरली इसी लॉजिक से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बना दूं और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो जरा क्या चमत्कार होता है, ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं n21 मल्टीप्लाई बाय n12, ठीक है। ये वाली साइड इससे मल्टीप्लाई, ये वाली साइड इससे मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। तो n21 मल्टीप्लाई बाय n12 इक्वल्स टू v1 v2 मल्टीप्लाई बाय v2 v1, सही है नहीं। दोनों टाइम में उठा के देख ली। अब v1 से v1 कट गया, v2 से v2 कट गया, n21 इंटू n12 इक्वल्स टू 1 आ गया वैल्यू, ठीक है बेटा। तो बेटा यहां से n21 को ऊपर रख के 1 अपॉन, इसको अपॉन में ले जाऊं, इधर ले जाऊं तो अपॉन में जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो 1 अपॉन n12 हुआ कि नहीं हुआ। ये बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेटिव का थर्ड फॉर्मूला होता है। ये थर्ड फॉर्मूला है कि अगर मुझे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 तो वो होता है 1 अपॉन 1 रिस्पेक्ट टू 2। तो सिंपल भाषा में देखा जाए तो क्वेश्चन कैसा बन सकता है बेटा कि अगर मैंने आपको दिया हो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 5/4, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैसे निकालोगे। अगर वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में 5/4 हो तो ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में कैसे निकालोगे। यस वही 1 अपॉन, इसको इसमें लिख दूं, ठीक है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है बेटा। इसको 1 अपॉन में, इसी लॉजिक से, ठीक है, 1 2, ठीक है बेटा। तो इसी लॉजिक से इसको 1 अपॉन में लिख दूंगा तो इसका रेसिप्रोकल होता है। बेसिकली क्या है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है बेटा। तो इसको वैल्यू पुट करूंगा 1 अपॉन 5/4, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4/5, यानी कि इसका सीधा रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है बेटा। अगर यहां से पलट दूं तो यहां से पलट जाएगा, या यहां से वैल्यू पलट दूं इन दोनों को तो इनकी वैल्यू आपस में रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है बेटा। तो 4/5 निकल जाता है। ये भी न्यूमेरिकल्स में काम आती है चीज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहां तक, ठीक है बेटा। तो इसके क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट्स में दिए हुए हैं, वो कर लेंगे, ठीक है, और असाइनमेंट से कर लेंगे। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, सब आसान होता है, ठीक है बेटा। तो समझ में आ जाएंगे आपको क्वेश्चन वंस यू विल डू द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूले तीनों याद रखना और एब्सोल्यूट वाला याद हो गया। एक बेटा हम जो टॉपिक है वो ये, उससे भी एक फॉर्मूला निकलता है जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बेटा ये सिंपल है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ तो सिंपल ही है बेटा कि क्या कहते हैं उसको, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है, रिफ्लेक्शन पता है, रिफ्रैक्शन भी सेम ही होता है बेटा। सिंपल क्या होता है कि भैया इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। सिंपल बुक में लिखा होता है वही लाइज इन द सेम प्लेन वाला। दूसरा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, उस ये तो सेम प्लेन वाला तो आपको आता ही है। उसमें बोलता है बेटा, ये बोलता है कि अगर यहां पर ये आया और यहां गया, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ठीक है बेटा, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो बेटा रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई, इस एंगल आई के आगे मैं क्या लगा दूं, साइन। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी ना, साइन कॉस थीटा टेन थीटा, तो बेटा मैंने यहां पर कौन सा यूज किया, साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड एन। तो बेटा ये भी हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाता है। अगर हमने किसका निकालना है, यस 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, तो बेटा एंगल आई और एंगल आर का रेशियो इक्वल्स टू एन, और वो क्या होता है हमेशा एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, ठीक है। वो क्या होता है हमेशा एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है एन, और एन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, जिस मीडियम में एंटर कर रही है। तो ये साइन ऑफ एंगल आई टू साइन एंगल आर आ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ये स्नेल्स लॉ भी बोल देते हैं इसको। ये पार्ट ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, बट इसको स्पेशल एक स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोल देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा स्नेल्स लॉ हो गया, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन की वैल्यू 30 60 40 की आपको पता होगी, नहीं पता तो भैया मैथमेटिक्स वाले टीचर से पूछो,
ठीक है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है? n के बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाए, अगर मैं आपसे पूछूं लॉजिक लगा के कि व्हेन डज स्नेल्स लॉ फेल, कि स्नेल्स लॉ कब फेल हो जाता है, लॉजिक लगाइए दिमाग से। अगर इस रे को मैं इंसिडेंटली ले आऊं यहाँ पे नॉर्मली, तो बेटा आई, एंगल आई की वैल्यू कितनी होगी? 0। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के पहले लॉ से हमें क्या पता लगता है? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, तो एंगल आर भी इक्वल्स टू 0। वैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर नहीं होता, ठीक है, रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। इस केस में होगा क्योंकि ये नॉर्मली कर रही है, ठीक है बेटा। तो एंगल आर भी 0। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन आर कुछ भी हो जाए, चलो मैं आपको साइन आर ही लिख देता हूं, साइन 0 डिग्री आएगा क्योंकि ये इंसिडेंटिंग नॉर्मली 90 डिग्री पे आ रही है, नॉर्मल के साथ एंगल 0 है। तो बेटा साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो टोटल वैल्यू क्या होगी? 0। तो बेटा फॉर एग्जांपल ये ग्लास है और ये वाटर है, तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या 0 होता है क्या? 0 तो नहीं होता, बट स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग तो ये 0 आ गया। तो बेटा स्नेल्स लॉ फेल व्हेन लाइट इज कमिंग इंसिडेंटली नॉर्मल टू द, ठीक है, इंसिडेंटिंग नॉर्मली एट द इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, एट द इंटरफेस ऑफ टू सरफेसेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम, ठीक है बेटा। व्हेन एंगल आई 0 हो जाए, स्नेल्स लॉ फेल हो जाता है, ठीक है, अगर 90 डिग्री पे लाइट आ रही हो तो, ठीक है। तो ये आपके हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहां सब खत्म हो जाता है। बाकी अब आपको क्वेश्चंस करने हैं बेटा, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने और कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। एक बेटा ये थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देख लो, कई बार अगर हॉट स्पॉट्स के क्वेश्चन फंसते हैं तो ये थोड़ा सा आ जाता है कि बेटा ये NaWA लिख रखा है, ये मैंने क्या लिख रखा है, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। विद रिस्पेक्ट टू एयर हो गया तो एब्सोल्यूट ही हो गया। तो बेटा वो 4/3 होता है वाटर का, थोड़ा सा वैल्यू याद रखना, 4/3, और वो इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ की, ठीक है बेटा। Absolute refractive index of water with respect to air is 4/3 equals to real depth upon apparent depth। यानी कि जब स्विमिंग पूल को आप देखते हो तो वो बेटा आपको उतना शैलो लगता है या ज्यादा डीप लगता है, कैसा लगता है? यस, कैसा लगता है बेटा? हमें वो कम डेप्थ में लगता है, वो हमें थोड़ा शैलो नजर आता है, ठीक है, वो इतना डीप नहीं नजर आता जितना वो एक्चुअली होता है। इसलिए बोलते हैं नेवर टेस्ट द वाटर विद योर बोथ फीट, कि दोनों पैर डाल के कभी वाटर की गहराई चेक करनी नहीं चाहिए। ये कहावत भी होती है, यानी कि पूरा रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहिए कि एब्सोल्यूट रिस्क लेके आप बैठ जाओ, ठीक है बेटा। ये कहने का तरीका होता है एक बात को, नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ योर वाटर विद बोथ योर फीट्स, कि पूरे नीचे जाओगे अगर ज्यादा निकली तो, ठीक है। तो बेटा अपेरेंट डेप्थ यहां से मल्टीप्लाई करके 3/4 कर दो इक्वल टू रियल डेप्थ, ठीक है। 3 को ऊपर लेके 4 को इसको अपेरेंट डेप्थ को ऊपर ले जाओ, तो अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू 3/4 ऑफ रियल डेप्थ। समझ में आ गया बेटा? तो अब आपको समझ में आ गया इस फॉर्मूले से कि अगर आपको रियल डेप्थ की वैल्यू दी हो, फॉर एग्जांपल 16 मीटर का है स्विमिंग पूल गहरा, तो 4 × 4 3 चौक 12, तो वो आपको कितना मीटर गहरा दिखेगा? 12 मीटर गहरा लगेगा। एक्चुअली में वो कितना मीटर गहरा है? 16 मीटर गहरा है, बट आपको 12 मीटर दिखेगा, 4 मीटर हाइट कम दिखाई देगी। 8 मीटर हुआ तो कितना? 8 मीटर हुआ 2 तो कितना? 6 मीटर, 2 मीटर आपको कम गहरी दिखाई देगा, ठीक है। 8 मीटर गहरा हुआ तो, ठीक है, तो थोड़ा सा इस हिसाब से आप कर लेंगे वैल्यू, ठीक है बेटा। चलिए, ठीक है, बाय बाय। डॉक्टर नीलकमल सेइंग सायोनारा, ठीक है। क्वेश्चन ढंग से कर लेना बेटा, ठीक है। जितना भी आप लोग पेंसिल डाल के 8th 7th में करते होगे, पेंसिल टूटती हुई नजर आती है, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, व्हेन इट इज एंटरिंग द वाटर, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। नींबू पानी में डाल दो, ग्लास वाले, ठीक है, ग्लास का कांच का ग्लास लो, नींबू डाल दो पानी भर के, तो नींबू का साइज बड़ा दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ग्लास स्लैब लो, उससे उसको ऊपर रख के बुक को पढ़ने की कोशिश करो, बुक के जिस हिस्से के ऊपर ग्लास स्लैब लिखी है उसके आपको वर्ड्स रेज्ड नजर आएंगे, अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये सारे फिनोमिना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होते हैं। गो थ्रू द नोट्स, सॉल्व मोर क्वेश्चंस, इट विल बी डन। थैंक यू।